अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पर्दा उठाएंगे हिंदुस्तान की स्याहकारियों की, बात करेंगे मोदी कुंबे की मक्कारियों और चालबाजियों की, अया करेंगे काफिर कुंबे के हिंदुत्वा नजरिए को और बेनकाब करेंगे शाइनिंग इंडिया के नारे को। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी और धमकियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में भारत फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर उतरा। कशीदगी के इस माहौल में पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जासूस तैयारे क्वाडकॉप्टर को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया। भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में हमसाया दुश्मन भारत ने क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी हुदूद में जासूसी की कोशिश की, जिस पर पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के इस मज़मूम मकसद को नाकाम बना दिया। जी बिल्कुल, और क्वाडकॉप्टर को जमीन पर गिराना वाकई पाक फौज की मुस्तैदी और पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। दूसरी जानिब दो एटमी कुव्वतें पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। नाजरीन, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत पेश कर दिए हैं। पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले का इल्जाम भारत पर आयद कर दिया है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात को कबूल करने का इंदिया भी दिया था। ताहम भारत की जानिब से अमन के लिए इक़दामात के बजाय रिवायती हठधर्मी का सिलसिला बरकरार है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दिफा पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2 से 4 रोज अहम है, अगर कुछ होना हुआ तो हो जाएगा। भारतीय हमले के खदशे के पेश नजर सरहदों पर पाकिस्तान की फौजी कुव्वत मजीद बढ़ा दी है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए सख्त में ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब ने। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, जैसे कि वज़ीर दिफा ने भी कहा कि अगले 2-4 रोज़ जो हैं वो काफ़ी अहम है। आज भी एक डेवलपमेंट हमने ये देखी कि भारतीय क्वाडकॉप्टर को गिरा दिया गया है। आने वाले दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमें किस तरह से दिफाई तौर पर तैयारी की ज़रूरत है? इमरान एंड माहम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की बदकिस्मती है कि हमारे खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो कि शातिर है, कनिंग है और मैं ये कहूँगा मीन टू द कोर। हम बचपन में सुनते थे अपने बुजुर्गों से कि जो हिंदू है वो बगल में छुरी और मुंह से राम राम जी, वही उसका वतीरा चल रहा है। हमेशा से उसकी कोशिश ये होती है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और उसकी बेसिस के ऊपर कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करता है। हमेशा से कमीनगी पे रहा है, हर तरह की कमीनगी उसने की है। पानी बंद करना, ये कर दे, कबूतर जो है वो आ गया, वो शायद जासूसी कर रहा है। और आप यकीन करें कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता इसकी वजह से परेशान है। मैं यहाँ पे 2 एक्स डिप्लोमेट्स का जिक्र करना चाहूंगा। एक पाकिस्तानी जो कि रियाज खोखर साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जिन्होंने कहा था कि इंडिया इज बिग बट नॉट ग्रेट। ग्रेट होने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। और एक राजेश शिकरी जो कि इंडियन एक्स डिप्लोमेट है, जिन्होंने कहा था कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम एन इमेज ऑफ अगली बिग ब्रदर। इंडिया जो है वो बूरिश है, कॉन्डिसेंडिंग है और ओवरबेयरिंग है टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। आप देख लें कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का रवैया है और उसकी तरफ से किस तरह का रवैया है। चाहे 2019 था कि हमारे हाथ में उसका पायलट लगा हुआ और हमने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट वाला मुजाहरा किया और वो हमने पायलट उसे वापस किया। और इस दफा भी हर तरह की ऑफर को वो रिजेक्ट कर रहा है और एक ही कमीनगी पे उतरा हुआ है कि जी उसने हर चीज का इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे डालना है। जहां तक हमारी तैयारी का अमल दखल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज, हमारी कौम हर लिहाज से तैयार है। और ये काम करके इंडिया ने हमारे में यकजहती जो कि थोड़ी कुछ हद तक ड्रॉप डाउन हुई थी, उसको दोबारा से रिवाइव किया है। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई बात नहीं है, एक पागल दुश्मन से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, जो 2019 में हमने उसको मुंह की मारी और जो इस दफा भी जो हमारी तैयारियां हैं, उससे मुझे लगता है कि वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा और यकीनन नाकाम ही होगा। समरेश सालिक साहब साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक सफीर जियार बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, हम देख रहे हैं
नई डेवलपमेंट ये हुई है कि इनके जो नॉर्दर्न कमांड सरबराह हैं उन्हें भी इंडिया में फारिग कर दिया गया है। अब तो भारत के अंदर से ही सबूत मिलना शुरू हो गए हैं कि भारत का ये प्रोपेगेंडा कितना बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। क्या समझते हैं, भारत का जवाल शुरू हो चुका है? देखिए, ये सवाल तो फ्यूचरिस्टिक है, प्रिडिक्शंस हैं, लेकिन देखिए इतनी बड़ी कंट्री है, इतना पोटेंशियल है, सो कॉल्ड इतना बड़ा हाइप है, लेकिन उसके अगर रिस्पांस को देखें हम इस इवेंट के ऊपर तो उस पर शक जरूर गुजरता है कि वो सोच से किस तरह से हैं और उस सोच को फिर वो किस तरह से गलत स्टेप्स में आगे जाते हैं। और उसी का एक जो रिफ्लेक्शन है वो इस वक्त आ रहा है कश्मीर के अंदर, और मैं उसकी तरफ निशानदही इसलिए करना चाह रहा हूं कि वो डिस्कस ही नहीं हो रहा कि इस वक्त अंडर द गाइस ऑफ उनको उसके कवर में वो लोग इनोसेंट कश्मीरीज को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर मिसमार किए जा रहे हैं, विलेज के विलेज खाली कराए जाते हैं रात को और फिर बुलडोज किया जाता है उनके घरों को, उनको बारूद से उड़ाया जाता है। तो एक फियर की जो मैंने देखा है अभी और थोड़ा देख इसमें से मीडिया से भी पता लगा है कि एक मुकम्मल तौर पे फियर का उन्होंने एक माहौल बनाया है आम कश्मीरी के लिए, न सिर्फ कश्मीर के अंदर लेकिन उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है बाकी जहां जहां यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ते हैं कश्मीरी या अगर वो मौजूद हैं किसी और वजह से। तो वो एक प्रोफाइलिंग जो करते जिसका मकसद इनका प्रोफाइलिंग का है कि मुसलमान टेररिस्ट, पाकिस्तान टेररिस्ट, कश्मीरी टेररिस्ट, वो उस पे चल रहे हैं। और एक ये बहुत आगे के लिहाज से हमें इस चीज को भी लाजमी बताना चाहिए कि और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए कि वो कश्मीरियों पे जुल्म ना होने दे। वो ऑलरेडी देवर अंडर सीज, पूरी की पूरी कश्मीरी जो पॉपुलेशन है वो अंडर सीज है, मोर देन 600,000 सोल्जर्स हैं उसके वहां पे इंडिया के। जी अरशद, तो जैसे कि आपने कहा कि मीडिया को बताना चाहिए, मीडिया तो इस हवाले से आगाह भी कर रहा है, बता भी रहा है कि जो मजलूम जो कश्मीरी हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अकलियतों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। जैसे कि इसराइल में हो रहा था, कोई लगाम नहीं डाल पा रहा था, ऐसे ही भारत में भी हम सूरत हाल देख रहे हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। फिर आलमी मीडिया क्या कर रहा है, आलमी दुनिया क्या कर रही है, सब खामोश क्यों है, इस पर कोई एक्शन फिर क्यों नहीं लिया जा रहा? एग्जैक्टली यही मैं उसी तरफ ही आना चाह रहा था कि हमें चूंकि वो सपोर्ट हासिल नहीं जो कि इजराइल को या इन लोगों को इंटरनेशनल मीडिया से होता है, तो वो इस लिहाज से हमें अपने खुद आवाज उठानी है, कश्मीरियों की आवाज हमने खुद उठानी है। और वो जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनके प्रेस में, उनके थ्रू, और हमारे जो बाकी जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं मीडिया के, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके साथ, वी मस्ट डू दैट। और आई एम श्योर हमारी जो एम्बेसीज हैं वो भी इस चीज को वहाँ लाजमन एक्सपोज कर रही होंगी अपने अपने कैपिटल्स में, जो कि इतना शायद आपको प्रेस में नहीं नजर आता, लेकिन चूंकि मैं रहा हूँ पाकिस्तान की सिफारतकारी में हमें काफ़ी तेज़ी देखने में नज़र आ रही है और दीगर ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा से रब्ता भी हुआ है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का। जनरल साहब, जैसे कि जी आर बलोच साहब भी कह रहे थे कि भारत जो इस एक इवेंट का फ़ायदा उठाना चाह रहा है वो मकबूजा कश्मीर में ही है। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जुल्म इस वक्त जो पूरे खित्ते में हो रहा है वो मकबूजा कश्मीर ही है, और वहाँ पर 7 लाख फ़ौज होने के बावजूद भी एक ऐसा वाक़या हो जाना जिस पर भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर सवालिया निशान उठ रहा है और भारत की पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। भारत इस एक रीज़न को बना के कश्मीरियों पर मज़ीद जुल्म कर रहा है और अब आने वाले दिनों में मज़ीद मुसलमानों को भी वहाँ पर शहीद किया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है अब? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया को रियलाइज करना चाहिए कि कश्मीर डिस्प्यूट जो कि अनफिनिश एजेंडा है पार्टीशन का, उसने हॉस्टेज किया हुआ है ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन, बल्कि पूरे खित्ते को। आप देखें सार्क जो है वो क्यों नहीं फ्लरिश हुआ, क्यों नहीं आगे बढ़ा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट्स हैं। फिर इसके अलावा ये जो रीजन है साउथ एशिया, ये लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा गुर्बत यहाँ पे है, 500 मिलियन पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। इंडिया को इस चीज का एहसास करना चाहिए कि एक ऐसा इशू जिसकी वजह से पूरा खित्ता सफर कर रहा है, वहां पे वो बजाय उसको कोई एक पीसफुल तरीके से उसको रिजॉल्व करे, वहां पे वो अपनी हटदर्मी का मुजाहरा कर रहा है और उन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, जो कि हमेशा के लिए चल नहीं सकता। बाकी रही बात दुनिया की, जो आपने पिछले क्वेश्चन में एम्बेसडर साहब से पूछा, दुनिया में आज की बहुत अनजस्ट और फेयर नहीं है। हमने गाजा में देख लिया कि मुसलमानों के साथ क्या हुआ है। जहां कहीं भी मुसलमान ऑप्रेस्ड होंगे, दुनिया ने नहीं बोलना,
और जहां के भी छोटा सा इंसिडेंट जो है वो इंडिया में हो जाएगा तो दुनिया जो है वो चीखना शुरू कर देगी। पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं वॉर ऑन टेरर के ऊपर, जितनी कुर्बानियां दी हैं टेररिज्म के रास्ते में, जिस तरह के लॉसेस बर्दाश्त किए हैं, दुनिया को ना सिर्फ हमारी रिकग्नाइज करना चाहिए बल्कि हमारी कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वेयर इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सबको पता है, लेकिन ये है कि उसकी चूंकि इस वक्त एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में ज्यादा है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने विद इन नो टाइम एक ट्वीट कर दिया इंडिया के फेवर में, जबकि पाकिस्तान में जब जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था तो किसी को कोई फिक्र नहीं थी। बिल्कुल जनरल साहब, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं सलामती कौंसिल में भी तो डिजायर्ड नतीजा जो है वो भारत की फेवर में नहीं आ सका, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि खित्ते के दीगर ममालिक में भी उसको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही। तो जब उसको इतनी संजीदगी से भारत को पूरी दुनिया में नहीं लिया जा रहा, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई वो ऐसा मिस एडवेंचर करेगा कि वो सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए काफ़ी होगा, और इस खित्ते में जो खतरात जो हैं, जंग के खतरात बढ़ जाएंगे, एस्केलेशन मजीद उसमें इजाफा हो जाएगा? वेरी गुड पॉइंट। देखिए बात यह है कि इस वक्त अगर मैं सोचूं ना इंडियन डिसीजन मेकर्स के बारे में, तो मेरा ये ख्याल है कि वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। इतनी बड़ी माइट जो वो प्रोजेक्ट करते रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा मुल्क हूँ, शाइनिंग इंडिया और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। आज 7वां दिन है इस इंसिडेंट का। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उनके ऊपर बैकफायर कर रहा है, चाहे वो उन्होंने मीडिया की जो बैटल है उसके अंदर, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको उस तरीके से कामयाबियां नहीं मिली, चाहे वो जो बेड़ा लेके आया था अरेबियन ओशन में उसको उसे वापस ले जाना पड़ा। तो हर लिहाज में उसको पछपाई का जो है ना वो सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली एक जो फ्रस्ट्रेटेड एनिमी होता है वो कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता है, लेकिन मेरी असेसमेंट में चूंकि न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस खित्ते में मौजूद है, और मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी जंग का खतरा है। छोटी मोटी कार्रवाइयां, हमें पता है कि लीपा के फ्रंट के ऊपर फायरिंग चल रही है और इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। क्वाडकॉप्टर का आपने जिक्र किया जो पाकिस्तान ने इफेक्टिवली गिराया। इसके अलावा छोटी मोटी कार्रवाइयां तो मैं फोर्स ही करता हूं कि शायद वो करे अपने आप को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए, लेकिन बड़ी कार्रवाई मैं नहीं देख रहा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर रिटायर्ड समरेश सालिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। साथ ही साथ जीरा बलोच साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त खित्ते में की जो है उसमें इजाफा हो रहा है, और भारत को समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या। उसने अपना क्वाडकॉप्टर भेजा और पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसको भी तबाह कर दिया, फिजा में तबाह कर दिया, और एक और सुबकी का सामना भारत को करना पड़ा है। और अगर इससे बड़ी लेवल की हरकत भारत करता है तो इससे बड़े लेवल का जवाब उसे मिलेगा। फिलहाल हमें यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले के 10वें रोज भी हड़ताल जारी है और डॉक्टर्स ने कमरों को ताले लगा दिए हैं। नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ ने आउटडोर और पर्ची काउंटर्स बंद कर दिए हैं। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन थिएटर भी वहां भी काम रोक दिया है और तमाम अस्पतालों में इंडोर काम भी बंद हो चुका है। अस्पतालों में हड़ताल की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मॉल रोड पर 3 हफ्तों से धरना जारी था। पैरामेडिकल स्टाफ समेत डॉक्टर अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। और गुज़श्ता रात पुलिस डॉक्टरों का धरना खत्म करवाने में कामयाब हो गई थी। धरना खत्म करवाने के बाद पुलिस ने टेंट समेत मुजाहिरीन का तमाम सामान कब्जे में ले लिया था और धरने में मौजूद शुरका को हिरासत में भी लिया था। पुलिस ने रात के मॉल रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया था, जिसके बाद आज लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर समेत इंडोर और आउटडोर की सहूलियात बंद कर दी गई हैं। और इसी पर हम बात कर लेते हैं हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज ने। जी ज़ैनब, बताइएगा इस एहतजाज की इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ये जो ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों के इंडोर और आउटडोर बंद हैं, ये कब तक ओपन हो सकते हैं? गुज़श्ता रात ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना पुलिस ने ख़त्म करवा दिया। माल रोड पर तमाम कैंप जो हैं वो उखाड़ दिए गए और वहाँ से तिब्बी अमला, डॉक्टर्स जितने भी एहतजाज पे लोग बैठे थे उनको वहाँ से गिरफ्तार भी कर लिया और उसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया। लेकिन वहाँ से धरना जो है वो बाकायदा तौर पर और एहतजाज जो किया जा रहा था वो ख़त्म करवा दिया गया है। लेकिन इसके साथ बात करें कि कल जो गुज़श्ता दिन गुजरा है उसमें जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस था, जिसमें डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग शामिल थे, उन्होंने CM हाउस की जानिब मार्च किया और वहाँ पे जो है वो पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। उसके बाद काफ़ी तशद्दुद भी किया गया पुलिस के ऊपर भी और पैरामेडिकल स्टाफ और तिब्बी अमले के ऊपर भी। उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स ने जो है वो साथ में आउटडोर सर्विस तो मुअत्तल थी ही, इंडोर सर्विस में मुअत्तल कर दी और आज से जो थिएटर्स में काम हो रहा था, ऑपरेशन थिएटर्स में, वो भी काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और काफ़ी दिनों से ये एहतजाज जारी था जो कि रात में ख़त्म करवाया गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी इंडोर और आउटडोर सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल हैं।
बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपने हमें आगाह किया। इंडोर आउटडोर सर्विसेज जो हैं वो बंद हैं और जो बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं उनको मुश्किलात का सामना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मसला जो है वो जल्द से जल्द हल होगा और महकमे सेहत पंजाब के इन डॉक्टर्स के साथ YDA के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे और कम से कम जो लोग गरीब लोग जो वहाँ पर आ रहे हैं इलाज की गर्ज से, उनके मसाइल हल हो सकेंगे। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं जी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हीट वेव जारी है। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, मुल्तान और पेशावर समेत मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सक्खर में 47, नवाबशाह में 48, मिट्टी में 44, सिबी में 45 और तुर्बत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जी बिल्कुल, और महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 76% और समंदरी हवाएं जो हैं 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क की बालाई फ़ज़ा में हवा के ज़्यादा से ज़्यादा दबाव ने मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। ये सिलसिला कल भी बरकरार रह सकता है और जुमेरात से मगरबी लहर मुल्क के बालाई इलाकों तक पहुंचने का इम्कान है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, बहुत शुक्रिया। सर कहिएगा, गर्मी का जोर जो है किन इलाकों में ज़्यादा रहेगा और ये जो हीट वेव का खदशा है कब तक टल सकता है? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला 30 तारीख की शाम या रात गए या 1 मई से जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बाद जो है वो पंजाब के अक्सर इलाकों में 1 तारीख से, जबकि सिंध में 2 तारीख से जो जारी हीट वेव है इसका सिलसिला जो है उसमें कुछ कमी वाक़या होगी। इस दौरान 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक पंजाब मुल्क के बालाई अक्सर इलाकों में बशमूल पूरा पंजाब, KP, इस्लामाबाद, पोटोहार रीजन, गलियात, मरी और उसके साथ साथ जो है वो सदरन पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है वो आंधी, गरज चमक के साथ मूसलाधार और कहीं कहीं नॉर्मल बारिश के इम्कान है, जबकि इस दौरान कुछ इलाकों में यालाबारी भी हो सकती है। ताहम इसके साथ साथ जो है जनूबी पंजाब और सिंध के अक्सर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं या तेज आंधी आने का इम्कान मौजूद रहेगा। अच्छा अंजुम साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं खासतौर पर सिंध के बहुत से ऐसे इलाके हैं, सक्खर में 47 डिग्री है, नवाबशाह में 48 है, मिट्टी में 44 है और अगर बलूचिस्तान में बात कर ली जाए सिब्बी में 45 और तुर्बत में 46 डिग्री है। तो आने वाले दिनों में इन इलाकों का मौसम कैसा रहेगा और यहाँ के जो लोग हैं उनको किस किस्म की एहतियात की ज़रूरत होगी? देखें जी, जैसा मैंने बताया कि 2 तारीख से मुल्क के अक्सर इलाकों से जो जारी हीट वेव है जिसमें टेम्परेचर की जो रेंज है वो 44 से 48 समटाइम 49 तक भी जा रही है, इसमें कमी वाक़या होगी और ये जब मगरिबी सिलसिला होगा तो टेम्परेचर का तवक्को है कि 40-42 या मैक्सिमम 44 के रेंज में आ जाएगा। इस दौरान जो अभी जारी हीट वेव है, इस दौरान वहाँ के लोगों को चाहिए कि जो धूप के शदीद औकात होते हैं जिसे हम कहते हैं सुबह 11 से 4 बजे तक बिला ज़रूरत जो है वो बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलने की मजबूरी है तो ढीले ढाले हल्के रंग के कपड़े पहने, अपने साथ जो है टोपी या छतरी का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, अपने साथ ठंडे पानी की बोतल रखें और कोशिश करें कि नमकियात वाला पानी हो ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे हों। इसके साथ साथ एक कपड़ा साथ रखें, भले वो हल्का सा नीम यानी कि नम आलूद हो ताकि आप जो है अपने जिस्म को ठंडा रख सकें। सही। अंजुम साहब, जैसे कि बताया जा रहा है कि मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, तो उसके असरात दीगर शहरों पर भी आएंगे? जी बिल्कुल, अक्सर पंजाब के तो अक्सर इलाकों में जो है ये तेज गर्द आलूद और आंधी टाइप की हवाएं होंगी, जिसमें जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमजोर होते हैं, दरख्त वगैरह या सोलर पैनल्स वगैरह, इनको नुकसान का अंदेशा हो सकता है। सही। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और बताया जा रहा है कि जी हीट वेव के जो हैं वो बादल मंडला रहे हैं और शहरियों को चाहिए एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और ठंडे मशरूबात पिएं और अपना ख्याल रखें। आगे बढ़ेंगे जी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के 18वें मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच खेला जाएगा, जो पॉइंट्स टेबल पर पोजीशंस के लिए अहमियत का हामिल हो सकता है। और गुज़श्ता रोज़ PSL का कोई मैच नहीं खेला गया था, ताहम अब तक खेले गए 17 मैचेस में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स 6-6 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब दूसरे
तीसरे और चौथे नंबर पर हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान आखिरी नंबरों पर है। बैटिंग के शोबे में मोहम्मद रिजवान 302 रन के साथ सरे फहरिस्त हैं, जबकि साहबजादा फरहान 236 रन और जेम्स विंस 216 रन के साथ पीछे हैं। बॉलिंग में कराची किंग्स के हसन अली 13 विकेटों के साथ आए हैं, जैसन होल्डर 12, अब्बास अफरीदी और राजी जोसेफ 10-10 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर लिया हमारी नुमाइंदा हादिया फयाज ने। जी हादिया, 17 मैचेस हो गए हैं और अभी तक की ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंसेस क्या हैं और पॉइंट्स टेबल क्या बता रहा है, और अभी तक जो हम बैटर्स कौन कौन से अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं और बॉलर्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का रंगारंग मैदान सजा हुआ है। अब कजाफी स्टेडियम में मुकाबले हो रहे हैं, पहले रावलपिंडी और कराची में भी मुकाबले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे क्राउड ज्यादा नहीं आया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कजाफी स्टेडियम में हमें तकरीबन सारी ही मैचेस में जितने भी अभी लाहौर में हुए हैं हाउसफुल भी नजर आए हैं। टीम्स की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी सबसे टॉप पर जा रही है, नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है। 5 मैचेस खेले हैं, एक भी मैच नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हारा। शदाब खान की कैप्टनसी में बहुत बेहतरीन कारकर्दगी इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दिखा रही है, जबकि दूसरी पोजीशन पर लाहौर कलंदर्स मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी लीड कर रहे हैं और बेहतरीन कारकर्दगी के साथ 6 मैचेस खेले हैं और 3 मैचेस हार कर और 3 मैचेस ही जीते हैं। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का भी मैच है। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील जो है वो आमने सामने होंगे आज के मैच में। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स भी 5 मैचेस खेल चुकी हैं, 3 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस हार चुके हैं। कराची किंग्स की बात कर लें तो 6 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस हार चुके हैं कराची किंग्स की टीम भी। पिशावर जर्नी आती है नंबर 5 पोजीशन पे, 6 मैचेस जीतकर 6 मैचेस खेले गए हैं, 2 मैचेस जीते हैं और 4 मैचेस हारे हैं। मुल्तान सुल्तान से 1 मैच सिर्फ अब तक जीता है, जिसके बाद मुल्तान सुल्तान जो है वो नंबर 6 पोजीशन में मौजूद है। जबकि पीएसएल का स्केड्यूल की भी बात करूं अगर तो वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि पीसीबी की जानिब से बताया गया है कि मुल्तान में जो मैच होना था उस वहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी की शिद्दत थी, जिसके बाद वो जो मैच है वो लाहौर में तब्दील कर दिया गया और 1 मई को 2 मैचेस खेले जाएंगे, डबल हेडर होगा। मुल्तान का मैच जो है वो लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे और ये मैच जो है वो 3 बजे खेला जाएगा। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में फिलहाल हमें हसन अली की जो बेहतरीन कारकर्दगी है वो नजर आ रही है, टॉप पर मौजूद है बॉलिंग में। और मोहम्मद रिजवान की भी बैटिंग बहुत बेहतरीन नजर आ रही है। आज मीडिया से गुफ्तगू भी की है हसन अली ने, उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि विकेटें हासिल करने वाले जो बॉलर हैं हसन अली, उन्होंने अभी तक 13 विकेटें हासिल की हैं। हसन अली जो फ्रेंचाइज है कराची किंग्स उसमें खेल रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं और आने वाली जो सीरीज भी है उसमें भी उनका नाम शामिल किया जा सकता है। मुकाबले देखे गए हैं। हादिया फयाज हमारे साथ हाल के हवाले से बता रही थी और अपने नाजरीन को भी बताते चले कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है और आगे लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं और ये दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त आप हमारे साथ रहिए।